तो स्वागत है सबका। तो आज हम लोग बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से करने वाले हैं स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्समेंट, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम तीनों तरीके दिए हैं, तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन नॉट ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एलिमेंट जिसमें सरकार के द्वारा मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी हो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ए आस्क बी इफ़ ही वांट टू बाय हिज कार फॉर ₹10,000, बी एग्रीज टू बाय बाइक, इट इज़ एग्रीड विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, हैंस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी से पूछा कि आपको उसकी बाइक खरीदनी है 10,000 रुपये में, तो बी ने उसकी बाइक को खरीदने के लिए हाँ कर दी और ये एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड मतलब जो वैलिड ना हो। Void contract section 2J states as follow: a contract which ceased to be enforceable by law becomes void when it ceased to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforceable by a court of law. ये void contract वो contract होता है जो लॉ के द्वारा enforceable ना किया जाए। Example: Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such contract is valid, but after a few days X dies in an accident. Hence the contract becomes void due to the impossibility of performance of the contract. Thus a valid contract which cannot be performed because of some uncalled happiness because of called void. मतलब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले एक बार तो वैलिड था क्योंकि एक्स ने एग्री करा था बुक लिखने के लिए पब्लिशर के लिए, लेकिन बाद में फिर एक्स मर गया तो जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह गया और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। इसमें एक चीज़ वर्ड जो ध्यान रखने वाली है वो कौन सी है, दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच कैनॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम्स वॉइड। मतलब फ्यूचर इवेंट्स की वजह से कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से वो ना हो पाए, वो होता है अनकॉल्ड इवेंट, जिसको वॉइड बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट with B, owner of the factory, for the supply of 10 ton of sugar, but because the supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed, hence the contract become void। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी से फैक्ट्री का कि शुगर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई इफेक्ट हो गया। क्यों इफेक्ट हो गया, क्योंकि आग लग गई, जिसकी वजह से आग लगने की वजह से क्या हुआ, वो नहीं हो पाया और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइड हो गया। It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it is called a void contract। अच्छा, पहले अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन फिर उसके बाद से इसके पूरा ना होने की वजह से इसको क्या बोल दिया गया, void contract बोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 2(1) डिफाइंस दैट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरी तरफ से तो हाँ है लेकिन तुम्हारी तरफ से हाँ नहीं है, तो ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एक ने तो बोल दिया, लॉ ने भी बोल दिया कि सही है और एक पार्टी ने भी बोल दिया लेकिन दूसरी पार्टी उसके लिए हाँ नहीं थी। जैसे कि दिस इन फैक्ट मीन्स व्हेन वन पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट इज इन अ पोजीशन और इज लीगली एंटाइटल्ड ऑफ और ऑथराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट, देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज बिकमिंग वॉइडेबल। such as right might arise from the fact that the contract may have been brought by one of the parties by coercion, under undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract। मतलब एक की तरफ से तो वो सही था और दूसरी की तरफ से उसमें कुछ दिक्कत हो गई जिसके से वो voidable contract बन गया। एग्जाम्पल 20 है इसमें, X promised to sell his scooter to Y for 1 lakh rupees, however the consent of X has been procured by Y at the gunpoint। X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option but not at the option of Y. It means X accept the contract becomes a valid contract and the Y has no option of rescinding the contract। देखो, X ने बोला Y से कि तुम्हें स्कूटी तुम्हारी स्कूटी मैं अपनी स्कूटी बेच रहा हूँ, तुम्हें खरीदनी है 1 लाख रुपए के लिए, तो Y ने बोला ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि X ने Y को कैसे रख रखा था, गन पॉइंट पे रख रखा था, गोली चलाने की नोक पे, कि अगर वो ना बोलेगा तो गोली चल जाएगी, तो उसको एग्री करना ही पड़ा। तो इसमें अब देखो एक्स के पास ही पूरा ऑप्शन है कि चाहे वो वॉइड रखे कॉन्ट्रैक्ट को या वॉइडेबल करे या ना करे, है ना। मतलब वो पूरे एक एग्री पार्टी का था कि उसके हाथ में था पूरा कि वो कैसा रखे। इट मीन्स एक्स एक्सेप्ट द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। अगर एक्स ने एक्सेप्ट करा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, एक्स ने नहीं एक्सेप्ट करा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, इनवैलिड हो गया।
एट दिस जंक्शन इट विल बी डिजायरेबल टू नोट द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पेपर में आ सकता है, ये ध्यान देना है। मीनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाए वो वॉइड तभी हो सकता है जब उसमें कुछ गड़बड़ी हो। और वहीं अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे एक पार्टी तो अलाउ करती है, एक पार्टी तो हाँ करे, लेकिन दूसरी पार्टी से जबरदस्ती हाँ करवाई जा रही है। अभी देखा हमने गन पॉइंट वाला। वैसे इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल एट ऑल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तो वो इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। देखा था हमने गन पॉइंट पे इन्फोर्सिबल कर रहा था, वो जरूरी कर रहा था उसे कि तुझे करना ही करना है, तो ये करा जा सकता है। अब इसके बात करते हैं कॉज। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांस बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। इसमें हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से या फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टांस, ऐसे कुछ अनहैपनिंग इवेंट्स हो जाते हैं फ्यूचर में जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। देखा था कि पहले तो हाँ करा, बाद में मर गया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। अगर पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता इफ द एग्री पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सेसिस हैज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। if the agree party does not within the reasonable time excessive have right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। अच्छा देखो, अगर उसने हाँ, उसमें देखा था हमने सिर्फ एक्स के पास ही ऑप्शन था कि अगर एक्स चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रखे या फिर उसको वैलिड रख दे, है ना, क्योंकि उसी के पास में गन पॉइंट था। तो इसमें दूसरे वाली पार्टी के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। राइट्स की देखते हैं, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडीज टू एनी पार्टी। देखो इसमें अनहैपनिंग इवेंट्स के ऊपर है ना, हमारे हाथ में तो है नहीं, तो इसके से कोई हमें राइट्स भी नहीं मिलते। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ एज सो रिसेंटेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट रिसेंटेड बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो वहाँ पे क्या था, एक्स ने भले ही गन पॉइंट पे रखा था, लेकिन वाई के पास बाद में ऑप्शन था कि वो सरकार के जाके केस कर दे उसके खिलाफ और उसे बोले कि उसने मुझे गन पॉइंट पे रख के ये बात हुई थी। तो उसके पास एक टाइम था कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता था, लेकिन अगर उसने नहीं करवाया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट बोथ द केस दे आर वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे लॉ उसको बोल दे कि वो इलीगल है, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे स्मगलिंग का हो रहा है, ड्रग्स का हो रहा है या लीकर का हो रहा है, इन सब चीज़ों का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं देखो जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो वॉइड है वो इलीगल हो। ये हमने देखा था, अगर मान लो पिछले वाले में वो मर गया है ना, उसने पहले तो स्टार्ट करा डील करेंगे, फिर बाद में वो मर गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मर गया तो उसमें इलीगल की बात कहाँ से आ गई। लेकिन वही बात है कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर इलीगल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट बोथ द केस दे आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है नंबर लाने के लिए। वॉइड एब इनिशियो वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, टीचर्स नंबर दे देते हैं इस पर। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही वो नहीं माना जा रहा है, एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। Example number 21, contract that is immoral or opposed to a public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal contract. देखो R ने एग्री करा S से ब्राउन शुगर मतलब कोकेन ड्रग्स, तो ये इलीगल एग्रीमेंट है। According to section 2G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is a void. The act has specified various factors due to which an agreement may be considered as a void contract. One of these factors is unlawfulness of object and consideration of the contract illegally of the contract which makes it void. The illegal and the void agreement offers from each other of the following respects. अब इसके बारे में पढ़ते हैं, void agreement क्या होते हैं और illegal agreement क्या होते हैं। इसके एक बार बेसिस देख लेते हैं ताकि पूरी डाउट्स क्लियर हो जाए।
स्टार्ट करते हैं पहले बेसिस के स्कोप से। अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट अ नेसेसरी इलीगल, हमने पढ़ लिया कि एक वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है वो इलीगल हो। वहीं अगर बात करें एन इलीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज वॉइड, मतलब अगर एक इलीगल एग्रीमेंट है तो वो हमेशा ही वॉइड रहेगा। नेचर की बात करें, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, लॉ से जरूरी नहीं है उसका कुछ रिलेट हो। आर फॉरबिडन अंडर लॉ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ के अंदर तो आएगा ही, फिर तो वो देखा ही जाएगा कि वो कैसा ब्राउन शुगर तो नहीं कर रहा है, कोई ड्रग्स या कोई ऐसे लिकर या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहा जिससे हमें अगेंस्ट हमारी कंट्री को दिक्कत हो। पनिशमेंट देखते हैं, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। देखो वॉइड में तो किसी की गलती नहीं होती ना, फ्यूचर इवेंट्स अनसर्टेन इवेंट्स से ऊपर डिपेंड करता है, तो किसमें क्या किसी को कुछ दोषी दें या किसको पनिशमेंट दें। वहीं अगर बात करें इलीगल में, तो इसमें तो पता है कि यार इलीगल काम कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है दोषी होंगे ही पक्का, कुछ ना कुछ उनको जेल जाना पड़ेगा या उन पर चार्ज लगेंगे। तो पार्टीज आर फॉर लीगल एग्रीमेंट आर लाइबल फॉर पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। कोलेट्रल एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेट्रल टू बी वॉइड, एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट में बी वैलिड ऑल्सो। देखो कोलेट्रल एग्रीमेंट इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेट्रल टू वॉइड, एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड। मतलब कोई अगर एग्रीमेंट ऐसा कराया गया जहाँ पे एक राजी है दूसरा राजी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो वॉइड हो जाएगा, है ना, इट में बी वैलिड, वो वैलिड भी हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट कोलेट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे सिर्फ एक की सहमति है दूसरे की सहमति नहीं है, तो वो हमेशा ही वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस इन राइटिंग, बैरन बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा, वन ऑफ अदर पार्टीज कैनॉट स्यू अपॉन इट, इट इज एन डिस्क्राइब्ड एज एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें आप सामने वाले को इन्फोर्स ना कर पाओ। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे लाइसेंस लिया लेकिन आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप रिटर्न में लिखवाए नहीं, आप ओरल ले लिए। आपने तो पूछा सुना था भैया दो तरीके के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, ओरल या रिटर्न, हम ओरल ले लेते हैं। लेकिन लाइसेंस के केस में या लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको रिटर्न चाहिए होता है, आपको रिटर्न नहीं है तो आप मुझ पर केस नहीं कर सकते ना, आप फंस जाओगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल में देख लो, एक बार बात हुई है, ए bought goods for B in 2015 but no payment was made till 2019. B cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and barren of limitation act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as a barren by limitation act. अच्छा, ये चीज़ याद रखना है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर 3 साल तक आपने अपने पैसे वापस नहीं मांगे तो वो फिर आप उससे मांग नहीं सकते वापस। ये गुड्स खरीदा बी से, लेकिन कोई पेमेंट नहीं करा 2019 तक, तो अब बी जो है वो ए को स्यू नहीं कर सकता कि इसने मेरे पेमेंट नहीं करे अभी तक। इसके लिए क्या है, क्योंकि 3 साल का टाइम निकल चुका है, 2015 से 16, 17, 18, 2018 तक ही वो कर सकता था। 18 के बाद अगर पहुंचा 2019 में तो वो लिमिटेशन एक्ट के बाहर गया, इस वजह से उस पर वो स्यू नहीं कर सकता और कोई भी इन्फोर्सिबल नहीं है। देखो इसमें आ गया लॉ का काम। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने पहला वाला पढ़ लिए सारे, अब हम दूसरी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है। तो देखो क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट if the term are expressed by the words or in written. Section 9 of the act provides that if the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटर्न में है तो वो माना जाएगा कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। देखो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड मे बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म आर एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड और इन मीनिंग राइटिंग। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में करा गया है तो वो प्रॉमिस जो है वो एक्सप्रेस माना जाएगा। एग्जाम्पल, A tell B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakh and B in reply inform that A that he accept the offer. This is an express contract. A ने बताया कि वो अपना घर बेचेगा, B ने उसको हाँ करा, एक्सेप्ट करा, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें अगर सामने वाला सिर्फ साथ भी है ना तो उसको माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अभी देखो हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, सिर्फ उसके रहने से ही, इम्प्लीकेशन करने से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दम। ज़्यादातर ये सिर्फ देखा जाता है, सिर्फ एक्शन से ही ये चीज़ मान लिया जाता है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कंटेम्प्ट्स सच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट लेज डाउन दैट इन सो फार एज सच प्रपोजल ऑफ द एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, वो प्रॉमिस इम्प्लाइड माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा तरीके से एग्जाम्पल समझाएगा। वेयर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम। इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन तब भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे स्टेशन से नीचे उतरा, मैं अभी ट्रेन से नीचे उतरा और तब से क्या हुआ कि जो कूली था, कूली ने मेरा सामान उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया और मैंने उसको कुछ बोला नहीं और वो लेके चलने लग गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं ना चाहते हो, मैंने उसको हाँ भी नहीं करा ना भी नहीं करा, बस मैंने अपना सिर हिलाया या मैंने कुछ ऐसे इशारे करे या मैंने कुछ ना भी बोला, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना गया कि मुझे अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जाम्पल एक 25 के लिए दिया है, ए ड्रिंक अ कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट, दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी। ए बैठा और उसके सामने उसने कॉफ़ी ला के रख दिया, उसने कॉफ़ी पी लिया, तो वो अब माना जाएगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कॉफ़ी पिया है, मतलब वो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है और इसके लिए उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट, टैसिट का मतलब साइलेंट, सेम इम्प्लाइड जैसा ही, एक चुप रहना साइलेंट रहना, शायद दोनों सेम हो, आगे पढ़ते हैं अभी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन, ना ही कुछ बोले ना ही कुछ लिखे, अपने आप बोलते ही हो गया। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हेन cash is withdrawn by a customer of a bank from the automatic teller machine ATM. Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of a hammer in an auction sale. It is not separated from of contract but falls within the scope of implied contract. देखो इसमें क्या है, मान लो मैं कुछ गया डीलिंग सामान खरीदने और वहाँ पे मैंने देखा कि बोली लग रही है, तो मैंने क्या किया, मैं बैठा उसमें और फिर वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मतलब पीटा, हैमर गिराया 2 बार, मेरा नाम, मैंने हाथ ऊपर करा, मुझे खरीदना था, मैंने हाथ ऊपर करा और किसी और ने बोला नहीं तो वो हैमर वहीं गिर गया, तो वो जो प्राइस है वो मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ना कुछ बोले ना कुछ करे, हमें पैसे देने पड़े। वहीं जैसे कि एटीएम से हम पैसे निकालने जाते हैं या एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, अब एक बार बस हमने अमाउंट डाल दी, वो अपने आप पैसे देगा, तो उसमें फिर हमारा है कि हमें लेना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं कसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कसी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पेपर में आता है, ध्यान रखना। अ कसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्कमस्टांसेस। वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ इन्फोर्स कर दे तुम्हारे ऊपर कि ये तो होगा ही होगा, वो होते हैं कसी कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ क्रिएट्स एन इन्फोर्सेबल लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेयर नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, सच ऑब्लिगेशन आर नोन एज कसी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने क्रिएट करा है और इन्फोर्स करा है तुम्हारे ऊपर कि ये तुम मानोगे ही मानोगे। कैसे? इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन पार्टी ऑफ अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। कोई लीगल वो नहीं है तुम्हारे पर कि तुम करोगे ही करोगे, लेकिन लॉ ने तुम पर इम्पोज कर दिया तो मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of the person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of the contract even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contract। देखो क्या लिखा है, obligation of finding of lost goods to return them to the true owner or liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of the contract even in its remotest sense, so as there is neither offer and acceptance nor consent, these are called by quasi contract। देखो अगर तुम्हें कुछ किसी का चीज़ मिला गिरा हुआ और तुमने उसको उठाया और तुमने उसको, फिर ये तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है कि ऑब्लिगेशन बनता है कि तुम उसको सही ओनर तक जाके उसको दो। अगर तुम कहीं पकड़े गए तो तुम पे केस कर दिया जाएगा, तो इसलिए तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुम उसको सही ओनर तक जाके उसको दो। ये होते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की लॉ ने इन्फोर्स कर दिया तुम्हारे ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन to by two or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract. In electronic commerce, the different parties persons create network which are linked to other network through ED1 electronic data interchange. This helps us to doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contract or cyber contract or mouse click contract. ED contract आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलते हैं यार। ईमेल के थ्रू लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट कर लिया कि आप मेरे लिए प्रमोशन करेंगे, ब्रांड प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने फिर करा और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, फिर ये वैलिड के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो ये होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये लास्ट हो जाएगा, इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहले तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबिडन। व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड ऑफ द फॉरबिडन इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब उसको अलाउ कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, व्हेन अ ग्रोसरी सेल अ शुगर ऑन कैश पेमेंट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वांट टू डू टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक ग्रोसरी वाले ने बोला कि आपको चीनी खरीदनी है, खरीद लीजिए, लेकिन कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, सामने वाले ने कैश में पेमेंट कर दिया, ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दैट कंसिडरेशन इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में कंप्लीट किया जाए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि when G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H is in consideration promises to pay G 1000 rupees per month, the contract is an executory contract because it is yet to be carried out। वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में कंप्लीट किया जाएगा और फ्यूचर में ही उसका ड्यू और पेमेंट हुआ होगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
आगे बात करते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल आर काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड आर नॉट सेपरेट काइंड। यूनिलेटरल और बायलेटरल क्या होता है, बहुत अच्छा चीज़ है, ये पेपर में पूछा जाता है, मेरे ख्याल से ये पूछा गया था 2021 के पेपरों में कहीं ये पूछा गया था, यूनिलेटरल और बायलेटरल वाला। एक बार पढ़ते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। एक ने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर ली लेकिन दूसरे वालों ने अभी नहीं करा। एग्जाम्पल देखते हैं। एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence as an executory contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is called unilateral contract. जहाँ पर एक ने तो परफॉर्म कर दिया, मतलब मैंने बोला कि अगर जो मेरे बच्चे को खोदेगा ढूंढ लेगा उसको मैं 5,000 रुपये दूंगा। तो अगर मान लो किसी बी ने उस बच्चे को ढूंढ लिया तो उसने अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन अब मुझे अपना काम पूरा करना है, 5,000 रुपये देके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। ये होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द बोथ द पार्टीज। दोनों ने ही अभी अपना काम पूरा नहीं किया। एग्जांपल देखते हैं। अ प्रॉमिस टू सेल हिज प्लॉट to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as an earnest money and promise to pay the balance on next Sunday money. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promise to execute a sale deed on the project of the whole amount. The contract between the A and B is executory because there remains something to be done on both the sides. Such executory contract are known as bilateral contract. वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ स्टार्टिंग में दोनों ने थोड़ा थोड़ा करा लेकिन फिर मेन जो है उनका वो बाद में होगा। जैसे मैंने बोला कि आपको मैं अपना घर बेच रहा हूँ, उन्होंने बोला ठीक है घर बेच लीजिए, खरीद लीजिए। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, अभी 2 लाख रुपए दे दीजिए, बाद में 10 लाख दे दीजिए, मैं अभी आपको अपने घर के घर खाली कर देता हूँ, रहने के लिए देता हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट्री के पेपर आपको 2 महीने बाद दूंगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आधे आधे काम हुए हैं, पूरे काम नहीं हुए हैं। वो मुझसे पैसे देंगे, मैं उन्हें रजिस्ट्री के पेपर दूंगा। तो ये जो है ये होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ही जगह पे अभी पूरा कंसिडरेशन नहीं किया गया है, दोनों ही ने ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ अभी पूरी परफॉर्म नहीं करी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजल ऑफर के बारे में और फिर 2 से 1 और मैं इसके यूनिट 1 कंप्लीट कर दूंगा पूरी में। ठीक है, बने रहिए साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। बाय।